जी कैफेट ऑडिट एंड इंश्योरेंस आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। कल के लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, कल तक के लेक्चर में हमने ये दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए 1 बाय 1। जी मेरे नहीं, वॉल्यूम 2 अभी नहीं, अभी उसकी असाइनमेंट वगैरह नहीं मैंने दी, सिर्फ वॉल्यूम 1 में कंसेप्ट समझ आ गए सारे जो थे, बट ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर में लिखा हुआ है कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। ये आज के लेक्चर में एक जगह पे वर्ड दोबारा यूज होगा, वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा वैसे बता दूं, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट हमारे सिलेबस में सिर्फ एक जगह पे यूज हुआ है, वो ये। इसके अलावा ये कंसेप्ट कैफ लेवल पे मजीद मौजूद नहीं है। फॉर कॉस्ट कहते हैं बजट को। बजट हम जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ये पास की ट्रांजैक्शन की होती है कि फ्यूचर की ट्रांजैक्शन की? पास की ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। लेकिन क्या हम फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को प्रिडिक्ट करके उसकी भी कोई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना सकते हैं? इसका जब उसे कहते हैं बजट या फॉर कॉस्ट। तो अगर आप फ्यूचर में अपने अगले साल की कैश फ्लो एस्टिमेट करके वो प्रिपेयर करें अगले आने वाले साल की, तो उसे कहेंगे कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट समझ आ गया कैश फ्लो फॉर कॉस्ट क्या है? तो मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में हमारे लिए जो पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको वेरीफाई करना आसान है कि फॉर कॉस्ट को? पास्ट को, ठीक है। उसका जो फ्यूचर है उसको वेरीफाई करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है ना, जजमेंट बहुत ज्यादा है कि पता नहीं ये ट्रांजैक्शन इसी तरीके से होगी, हालात के चेंज होने की वजह से फिगर्स में चेंज आ सकता है। पास की फिगर्स में क्या चेंज होना था, ठीक है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? जी जी जी। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट क्या जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होगी उसी सूरत में दी जाती है? इसका जवाब है नहीं, हर सूरत में दी जाती है। हर एश्योरेंस एंगेजमेंट का लाजमी हिस्सा है रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। इसका मतलब है हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में रिपोर्ट लाजमी होगी। अब वो रिपोर्ट कौन सी होगी वो डिपेंड करता है मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, अनमोडिफाइड रिपोर्ट। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हैं जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की, तो फिर हम मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट हर केस में आएगी जी। सर अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी और मैनेजमेंट ने वो करेक्शंस नहीं की थी, तो हम खुद से बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी दुरुस्त करेंगे या सिर्फ मॉडिफाइड रिपोर्ट में बता देंगे? गुड, अच्छा क्वेश्चन। अगर मैनेजमेंट को हम मिस स्टेटमेंट बताते हैं, क्वेश्चन इनका मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट को मिस स्टेटमेंट बताते हैं, मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं करती, क्या एज ऑडिटर हम खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। याद रखें, हम एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक लफ्ज भी ऐड नहीं कर सकते, एक लफ्ज भी ऐड नहीं कर सकते हमारी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, इनमें कोई भी अगर चेंज या चेंज करना, ये सारे काम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज रिकमेंड कर सकते हैं, चेक करते हैं फिगर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को, मिस स्टेटमेंट नजर आए रिकमेंड करते हैं, लेकिन खुद से करेक्ट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ने करना ये काम, मैनेजमेंट करती है तो बहुत अच्छा, नहीं करती तो हम मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? जी हाँ जी बिल्कुल, कल हमने बात की थी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। हम पहले मुझे ये बताइए, किसी भी क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जंप लगा के वेरिफिकेशन शुरू कर देते हैं कि पहले इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं ना पहले। अच्छा क्यों? क्या हमने इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है? नहीं, ओपिनियन तो हमने जो कंक्लूजन देना है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है। तो इंटरनल कंट्रोल को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हाँ जी, ताकि ये देखने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, वीक है। अगर वीक है तो इसका मतलब रिस्क ज्यादा, हमें प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेंगे। अगर कंट्रोल स्ट्रांग है
रिस्क कम, हमें प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन कल एक और बात बताई थी, इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट नहीं होता, मैं कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी बहुत ही सही गड़बड़ डेफिशिएंसी जरूर होती है। जी आगे चलें क्वेश्चन। हाँ परफेक्ट क्यों नहीं, मैंने कहा था आगे चल के कभी दूंगा, ये नहीं मैंने कहा था कल के लेक्चर में या आज के लेक्चर में, वो हमारा काफी आगे चल के एक चैप्टर आएगा, उसमें इसकी डिटेल रीजन डिस्कस होगी। ठीक है, तो कंसेप्ट लेकिन अपने जहन में आपने रखना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट का जो है वो कभी परफेक्ट नहीं होता जी, बल्कि इससे भी आगे का कंसेप्ट, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। आगे चल के 2-3 और जगह पर भी मैंने यही कंसेप्ट बताना है, तो सिंपल कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती जी। काम हमारा प्राइमरी गोल इन के एसओपी वेरीफाई करें फाइनल स्टेटमेंट, तो ये भी कंट्रोल क्या उसके लिए विजिट करना पड़ेगा, इन प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बुक से हटके इन्होंने पूछा है कि प्रैक्टिस में हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। याद रखिए जो प्रैक्टिस का काम होता है ना, वो ऐसे नहीं है जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं, आपने सिर्फ इस क्लास में बैठ सकते, घूम फिर नहीं सकते कॉलेज में अपनी मर्जी से, आपने जो सब्जेक्ट सीखना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ऑडिट करते हैं ना, तो सिर्फ हम बुक्स नहीं देखते, बल्कि पूरा विजिट भी करते हैं और बार बार विजिट करते हैं। कभी क्लाइंट के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, कभी वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, कभी ब्रांच में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो पूरा हमारे पास ये राइट होता है ऑडिटर के पास कि वो जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहा है, वो उसकी प्रेमिसेस में जिस डॉक्यूमेंट को या जिस जगह को इंस्पेक्ट करना चाहे, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करके वो जा सकता है, और हम जाते हैं। क्योंकि सिर्फ बुक्स को देख के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो शायद किसी हद तक वेरीफाई कर लें, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है जो इन एग्जिस्टेंस चल रही होंगी, उनके लिए तो आपको घूम फिर के दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके देखना पड़ेगा लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो हम एक जगह पे बैठ के नहीं बल्कि घूम के अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारे पास ये राइट होता है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमने सीखना क्या है? आज हमने एक ही कंसेप्ट सीखना है, लेकिन ये वो कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट्स। ऑडिट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसकी बैक एंड पे ये कंसेप्ट चल रहा होता है। ठीक है, लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। भाई के कैसे पेपर हुए? पास हो जाए। कितने पेपर दिए थे? 3। कौन कौन से? लॉ, बीएम और R1। ठीक है, R1 में पास हो जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे नीचे करके, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा बीएम में इंशाल्लाह। अच्छा फर्क देखा स्टेटमेंट में? एक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दोनों में कॉन्फिडेंस का फर्क है। हम इंसान जो है ना, डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे का बहुत सी स्टेटमेंट्स देते हैं। उन स्टेटमेंट्स में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक जैसा नहीं होता। कभी हम किसी स्टेटमेंट को देते हुए ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी स्टेटमेंट को देते हुए कम कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टैट का एक टॉपिक पढ़ा ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें इसकी क्वांटिफिकेशन भी बताते थे कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं नहीं 95% होता है और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कभी 99% होता है। मुझे बताइए, जब हम कोई भी स्टेटमेंट देते हुए, ओपिनियन देते हुए हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो जाता है समटाइम्स, उसी तरह ऑडिटर जब एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ऑडिटर जब शेयर होल्डर्स को बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, इसके ऊपर क्या उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा एक जैसा ही होगा कि वेरी कर सकता है? वेरी कर सकता। इसी को कहते हैं लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसी को कहते हैं लेवल ऑफ एश्योरेंस कि ऑडिटर कितने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेटमेंट दे रहा है। सम टाइम ऑडिटर ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, इंशाल्लाह ठीक। सम टाइम थोड़ा कम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है क्या ठीक। अच्छा, क्या आप ये कह सकते हैं कि गारंटी है 100% सर मैं पास ही पास हूं 100%? नहीं। अगर आप ये स्टेटमेंट देते भी है ना, तो आपको भी पता है और अगले बंदे को भी पता है, गारंटी कोई नहीं। उसी तरह याद रखें,
लेवल ऑफ एश्योरेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लेवल ऑफ एश्योरेंस परफेक्ट या एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज हमने यही पढ़ना है कि ऑडिट में हमारे प्रोफेशन में कितना लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है और वो किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को। कहानी शुरू होती है कि हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और कोई क्लाइंट आया, शेयर होल्डर्स आए। अब वो हमसे कहता है कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर दीजिए। तो हम उससे पूछेंगे कि बताइए आपको कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए। याद रखिए, ये लेवल ऑफ एश्योरेंस जो प्रोवाइड करना है ना, ये हमारा क्लाइंट यानी शेयर होल्डर हमें बताता है। ये ऑडिटर की मर्जी नहीं होती कि मैं डिसाइड करूंगा कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ये क्लाइंट की मर्जी होती है। शेयर होल्डर आके कहता है, शेयर होल्डर अगर हमें आके कहता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करें, हमने कहा कौन सा लेवल, उसने कहा आपके पास बताइए। हमने कहा हमारी किताबों में 3 लेवल डिस्कस हुए हैं। पहले मैं परसेंटेज, जैसे स्टैट में परसेंटेज यूज होती थी, परसेंटेज की लैंग्वेज में बताऊंगा, उसके बाद टेक्निकल लैंग्वेज में कंसेप्ट को लेके चलूंगा। परसेंटेज की लैंग्वेज में हमने कहा हमारे पास 3 तरह के लेवल ऑफ एश्योरेंस है, 70%, 95%, 100%। 70% लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करके 70% तकरीबन अच्छा, ये फिगर्स फिर बता रहा हूं, आपने टेस्ट वगैरह में इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। टेस्ट वगैरह में डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट बताऊंगा वो यूज करनी है। कंसेप्चुअली 70% एश्योरेंस का मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तकरीबन रफली समझ लीजिए 70% ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे 70% तक, और 70% तक कॉन्फिडेंट होके शेयर होल्डर को कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। 95% अगर कॉन्फिडेंस लेवल हो तो इसका मतलब है हम ज्यादा काम करेंगे। हम तकरीबन 95% ट्रांजैक्शन को चेक करके या 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ क्लाइंट को कहेंगे, शेयर होल्डर्स को, कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और अगर कभी दुनिया में 100% एश्योरेंस लेवल होता तो इस सूरत में हम क्लाइंट की एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करते, उसकी एक एक मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते और फिर 100% कॉन्फिडेंट होकर उसे कहते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफेक्टली ठीक है, इनमें 1 रुपए की भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है तीनों लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि क्लाइंट इसमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करता है। उसकी बहुत सी बेसिस हो सकती हैं। अगर शेयर होल्डर जो हमारा क्लाइंट से मुराद वो शेयर होल्डर जो हमारे पास, अगर उसे अपनी मैनेजमेंट पे ज्यादा शक शुबा हो, याद रखें ये जो 100% है ना, ये प्रैक्टिकली किताबों में लिखा है प्रोवाइड नहीं करना। दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, इसको प्रोवाइड नहीं करना। इन दोनों में से हमारे क्लाइंट ने सिलेक्शन करनी होती है और वो सिलेक्शन डिफरेंट चीजों को सामने रख के करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसे अपनी मैनेजमेंट पे ज्यादा डाउट है तो वो हमें 95% वाली कहेगा एश्योरेंस प्रोवाइड करो, इस लेवल तक चेकिंग करो। और अगर उसे कम डाउट है तो वो हो सकता है हमें 70% कह दे। ठीक है, बाज़ औक़ात लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कि इस सिचुएशन में 95% वाली एश्योरेंस होनी चाहिए, इस सिचुएशन में 70% वाली। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को या सर्कमस्टेंसेस को सामने रखते हुए क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए। फर्ज कीजिए उसने हमें कहा 70% लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है, हमने कहा ठीक है। याद रखें जब वो हमें कह देता है कि 70% लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो हम उसके साथ एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं जिसे कहते हैं इंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एक इंगेजमेंट, एश्योरेंस इंगेजमेंट है ना, ठीक है। तो कोई भी इंगेजमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो रिटन फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लेनी चाहिए। तो इंगेजमेंट लेटर में हमने टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली, उसमें खास तौर पे ये लिख दिया कि आपने हमें कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस का है 70, ताकि बाद में वो मुकरे ना, ये ना कहे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एग्रीमेंट करके हमने उसे भेज दिया, वो वापस चला गया शेयर होल्डर। अब हम
बताइए, हम अपने ऑफिस में बैठ के ही सारा ऑडिट कर लेते हैं कि हमें अपने क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाना पड़ता है, क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताइए, फर्म के अंदर जो सबसे सीनियर बंदा होता है ना, जो क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करता है, वो पार्टनर कहलाता है, वो पार्टनर। उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं नॉर्मली, और उन मैनेजर के नीचे आप जैसे ट्रेनिंग स्टूडेंट, जैसे आप कैफ क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी कितने 3.5 साल की, क्या 3 साल की, अभी 3 साल की नहीं हुई, अच्छा चले 3.5 साल की ट्रेनिंग होती, तो आप होंगे उस। अच्छा बताइए, इंगेजमेंट पे जब क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाएंगे काम करने के, सिर्फ एक बंदा ऑडिट करने के लिए जाएगा क्या टीम जाएगी? अच्छा, टीम हमेशा फिक्स होगी कि 5 बंदे हैं कि क्लाइंट के लिहाज से कम ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल। हमारे कुछ इंगेजमेंट ऐसी भी होती थी जिनमें सिर्फ एक बंदा काम करता था, छोटी इंगेजमेंट होती थी, ठीक है। मैंने खुद एक इंगेजमेंट ऐसी की जिसमें सिर्फ अकेला मैं था, और एक ऐसी इंगेजमेंट का भी मैं हिस्सा रहा हूं जिसमें तकरीबन 70-80 के करीब मेंबर्स थे। वो डिपेंड करता है, लिस्टेड कंपनी थी, बड़ा क्लाइंट था, तो ऊंच नीच होती नॉर्मली, लेकिन नॉर्मली 6-7-8 लोगों की टीम एक एवरेज लेवल का ऑडिट कर लेती होती। तो हम क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाएंगे, ठीक है, और हमने एविडेंस ऑब्टेन करना। अच्छा, दुनिया में कुछ ऑडिटर प्रैक्टिकली ऐसे भी होते हैं जो उधर इंगेजमेंट साइन हुई और साथ ही रिपोर्ट साइन करके क्लाइंट को देते हैं, फीस ले लेते हैं, ऐसे भी होते हैं। बताइए, क्या ये एक एश्योरेंस इंगेजमेंट है? इसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग है भला? एविडेंस। शाबाश, एविडेंस, ठीक है। एविडेंस इकट्ठा करना होता है, आई कैप बाद में चेक भी करता है, ठीक है। आई कैप बाद, हमारे ऑडिटर्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आई कैप, ठीक है, और एससीसीपी वो चेक करते हैं। बहरहाल हम क्लाइंट पे गए, हमें एविडेंस ऑब्टेन करना है जी, ठीक है। और आपने कल के पढ़ा होगा, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एलिमेंट में एक चीज लिखी हुई थी। यानी ये नहीं है कि अगर 100 वाउचर चेक करने हैं तो आप सिर्फ 2 वाउचर चेक करके कहीं एविडेंस ले लिया। एविडेंस होना भी चाहिए और वो एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। हमने एविडेंस हासिल करना है। एविडेंस कैसे मिलेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करने से। तो हमारी टीम ने प्रोसीजर परफॉर्म कर दिए। 6-7 लोगों की टीम थी, जिसको जो जो एरिया मिला उसने प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। प्रोसीजर परफॉर्म किए, एविडेंस मिला। एविडेंस मिलता है तो हम जैसे जैसे एविडेंस मिलता जाता है वैसे वैसे श्योर होते जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमने अगर शेयर होल्डर को श्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, पहले हमें खुद श्योर होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि खुद हमें पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है गलत और शेयर होल्डर को कह दे ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। हमें पहले खुद एश्योरेंस ऑब्टेन करना होगी। कैसे एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे? एविडेंस के जरिए। एविडेंस कैसे मिलेगा? प्रोसीजर के जरिए। तो लिंकिंग कुछ इस तरह की बनती है कि मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस, मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। 50% तक हमें एविडेंस मिल गया, 50% तक। क्या यहाँ पे एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया? नहीं हुआ। एविडेंस है जरूर, लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मजीद काम करना है कि नहीं करना? करना है, बिल्कुल। मजीद काम किया, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, 70% तक पहुंच गए। बताइए, यहाँ पे पहुंच के काम खत्म कर दे कि मजीद करना है? खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट ही इसी तरह की थे, 70%। ये रेड कलर में जो कुछ भी है ये क्या है हमारा? ये एश्योरेंस है। इस एंगेजमेंट में लेवल ऑफ एश्योरेंस कितना है? और ये जो 30% एश्योरेंस नहीं है, इसका मतलब है इस एंगेजमेंट में इतना काम करने के बाद मैं जब रिपोर्ट बनाऊंगा ना तो उसमें कहूंगा मैं 70% तक श्योर हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। ये 30% अभी भी रिस्क है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। ये जो 30% जिसको मैंने चेक नहीं किया ना, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं, इसे क्या कहते हैं? रिस्क। रिस्क क्लियर हो गया? ये फर्ज कीजिए अब अगले दिन कोई और क्लाइंट आया, उसने कहा जी हमने भी एश्योरेंस एंगेजमेंट। हमने कहा कौन सी? हमने कहा कितनी ऑप्शन है?
मैं कहा किताबों में 3 डिस्कस हुई है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है सिर्फ, तीसरी सिलेक्ट नहीं कर सकते 100% वाले। कौन कौन सी? 70 और 95%। उसने कहा जी 95%, मुझे ज्यादा शक है मैनेजमेंट पे। हमने कहा ठीक है जी 95% चलें। तो 95% पे क्या करें? टीम ज्यादा लेके जाएंगे, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर। ये लिंकिंग ज़हन में रखनी है, प्रोसीजर, प्रोसीजर से एविडेंस, एविडेंस से एश्योरेंस। 70% पे आके रुक जाऊं? क्यों? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। कल वाली एंगेजमेंट में तो हो गया था, वो एंगेजमेंट ही डिफरेंट थी, वो एंगेजमेंट। शाबाश, आगे चलते जाएंगे। 80, 85, 90, 95 जी 95% अब हो गया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। बिल्कुल। अब जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं कहूंगा मैं 95% श्योर हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, लेकिन इसका मतलब है 5% अभी भी चांस है, रिस्क है कि उनमें कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अच्छा मुझे बताइए, कल कला को अगर कोई ये 5% वाली मिस स्टेटमेंट सामने आ जाती है और पता चल जाता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी, क्या इसका ये मतलब है कि हम जिम्मेदार हैं? क्या इसका ये मतलब है हमने काम सही नहीं किया? नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं। क्यों? वो तो हमने पहले ही कह दिया था कि भाई हम रीजनेबल लेवल पे एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, 100% नहीं, 5% चांस ऑफ एरर तो अभी भी है। ठीक है ये। अच्छा, और 100% एश्योरेंस ये हमें ऑडिटिंग में मना किया गया है हमारे सीनियर से, ये आप कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं टेक्निकल वर्डिंग के साथ। वो कहता है ये जो 70% लेवल ऑफ एश्योरेंस है ना, इसको हमने समझने के लिए तो 70% का, असल में इसका नाम है लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस। आइंदा आपने कभी भी 70% सिर्फ जहन में समझने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो बोलेंगे एश्योरेंस के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? लिमिटेड एश्योरेंस। 95% के लिए रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस, इसका नाम है रीजनेबल एश्योरेंस। और 100% वाली एश्योरेंस जो कभी प्रोवाइड नहीं करते हम, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो एश्योरेंस के टोटल कितने लेवल्स डिस्कस किए गए हमारी किताबों में? 3 टोटल, लिमिटेड, एब्सोल्यूट। लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को 2 तरह की सिर्फ एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? लिमिटेड और रीजनेबल। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा चलिए, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। ये 3 तरह के एश्योरेंस के लेवल आ गए हमारे पास, इनको डिफाइन करते हैं अब हम। ठीक है, एग्जाम में वो आपसे पूछेगा लिमिटेड एश्योरेंस को डिफाइन, यहाँ कहेगा बताओ कौन कौन सी एश्योरेंस आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है ना 100%, इसका मतलब 100% एश्योरेंस, गारंटी देना कि एक एक चीज सही है, ये हम प्रोवाइड नहीं करते। लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके कुछ अल्टरनेट नेम भी हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का जो अल्टरनेट नेम है वो है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, और इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस का मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, नेगेटिव भी कहते हैं। ये हाई है, ये मॉडरेट है। ये तो आपको वैसे डायग्राम देख के भी समझ लग जाती है कि रीजनेबल हाई है, लिमिटेड मॉडरेट है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है? ये इसके ओपिनियन की वर्डिंग की वजह से। ठीक है, एग्जाम में हमसे कहेगा एक्सप्लेन करो रीजनेबल एश्योरेंस का, एक्सप्लेन करो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या ये एक्सप्लेनेशन ठीक है? रीजनेबल एश्योरेंस है 95% एश्योरेंस लेवल, ये गलत है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। टेक्निकल वर्डिंग क्या है जिसमें हमने लिखना है? रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। ये पॉजिटिव फॉर्म में दी जाती है रीजनेबल एश्योरेंस, पॉजिटिव फॉर्म। और लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? ए मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस which is expressed in negative form of conclusion।
ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये जब स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना, पॉजिटिव का मतलब है स्ट्रेट स्टेटमेंट देना, नेगेटिव का मतलब है घुमा के स्टेटमेंट देना। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? घुमा के स्टेटमेंट। भाई अगर कोई स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन चेक करवाने को कहे, मैं से कहूँ पहली स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट ये क्वेश्चन ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट मुझे गलती नजर नहीं आई, दोनों में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस समझ देख रहे हैं फर्क है। जिसमें मैं कह रहा हूं ठीक है, इसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, और पॉजिटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसमें कोई नेगेटिव वाली सेंस नहीं आ रही। और जिसमें मैं कह रहा हूं मुझे गलती नजर नहीं आई, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, इसमें एक साइलेंट मैसेज है, हो सकता है हो, मुझे गलती नजर नहीं आई। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, और चूंकि इसमें नेगेटिव सेंस में यूज होगी, गलती नजर नहीं आई नहीं, तो इसलिए इसे नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ऑडिट की एग्जांपल में कन्वर्ट करें, तो अगर हम एज ऑडिटर अपने क्लाइंट को कहें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, पहली स्टेटमेंट ये, दूसरी स्टेटमेंट इसमें गलती नजर नहीं आई हमें, तो बताइए दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल सेम है? किसमें ज्यादा है? तो इसमें जब हम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना, तो हमारी स्टेटमेंट होती है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद जो भी फ्रेमवर्क है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS फॉर एग्जाम्पल। और इसमें वर्डिंग क्या होती है? नथिंग, अच्छा स्टार्ट ही नथिंग नॉट से हो रहा है, nothing has come to our attention which causes us to believe that financial statements do not give true and fair view in accordance with framework। नहीं ना समझ आई बात, क्योंकि मैंने घुमा के बताई। घर जाके ये रिटर्न फॉर्म में जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे 10-15 मिनट इसके ऊपर गौर करेंगे ना, तो जब इसको आप समझ में आएगी, तो ये इसका मतलब ये निकलेगा कि हमें कोई ऐसी चीज पता नहीं चली जिससे हमें अंदाजा होता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत, ठीक नहीं है। ठीक है, घुमा के कह रहा है कि हमें इसमें गलती नजर, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमें इसमें गलती नजर नहीं आई, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव। अब कंप्लीट डेफिनेशन सुने, एग्जाम में कहेगा 2 या 3 नंबर के साथ रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करो, हम कहेंगे reasonable assurance is a high but not absolute level of assurance which is expressed in positive form of conclusion, that is। आगे एग्जांपल भी देनी है ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग ना बाप से वो करवा रहा है, ड्राफ्टिंग के कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, that is in our opinion financial statements give true and fair view, आगे आगे फ्रेमवर्क वगैरह बता। और अगर वो कहे लिमिटेड एश्योरेंस को डिफाइन करो, it is a moderate level of assurance which is expressed in negative form of conclusion, that is nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give। क्लियर हो गया? अच्छा अब सुने, ये तो ड्राफ्टिंग हुई ना, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस की एग्जांपल। प्रैक्टिस में रीजनेबल एश्योरेंस, जिस एंगेजमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है ना, उसे कहते हैं ऑडिट, उसे क्या कहते हैं? ऑडिट। और जिस एंगेजमेंट पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं रिव्यू। और अगर वो फ्यूचर से रिलेट कर रही हो तो उसे कहेंगे कैश फ्लो फॉरकास्ट, या जो भी फॉरकास्ट। तो इसका मतलब है रीजनेबल एश्योरेंस की हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और लिमिटेड एश्योरेंस की 2 एग्जांपल्स हैं, एक रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक फॉरकास्ट। शाबाश, तो क्लियर हुआ? अच्छा भाई नहीं लेके आया, किधर है मेरा टीए, किधर है? चलें उधार कर लीजिएगा, 50 रुपए इनाम। जो स्टूडेंट ये बताएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है,
इंश्योरेंस में हम दोनों चीजें कर सकते हैं, अच्छा। प्रोडक्ट में सिर्फ हम वो रीजनेबल शाबाश शाबाश, बिल्कुल। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है दोनों तरह की एंगेजमेंट। एश्योरेंस एक ब्रॉड लेवल की टर्म है जिसमें दो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आती है, एक ऑडिट और एक रिव्यू। जबकि ऑडिट सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस को कहते हैं। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। क्लास के बाद आपने प्राइज ले लेना। क्लियर? अच्छा, सम टाइम रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है 4 या 5 का, हमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। तो एक्सप्लेनेशन में जो लिखी है वो लिखी है उधर, उसमें सबसे अहम चीज आपने जो जरूर जहन में रखनी है वो ये है कि रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन करते हुए आपके जहन में रहे कि रीजनेबल एश्योरेंस में ऑडिटर आइडेंटिफाइज मोस्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट, not all misstatement. It identifies most of the misstatement, not all misstatement. ठीक है, बताया था ना। अगर कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे होते तब हम ये कह सकते थे ऑडिटर आइडेंटिफाइज ऑल ऑफ द मिसस्टेटमेंट, शाबाश। लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते तो हम क्या लिखेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन में ये आपने जरूर लिखना है कि ऑडिटर आइडेंटिफाइज मोस्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट, नॉट ऑल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफेक्ट होंगे। क्लियर हो गई ये बात? जी जी जी। फॉरकास्ट को रिव्यू के साथ कैसे लिंक किया? फॉरकास्ट में पास्ट की ट्रांजैक्शन होती है कि फ्यूचर की? जो पास्ट की ट्रांजैक्शन होती है ना, उस पे आप रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड भी, दोनों कर सकते हैं, जो भी क्लाइंट कहे। अगर पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लाइंट कहे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए मुझे, तो हमने उसका नाम प्रैक्टिस में क्या रखा हुआ है, ऑडिट। और अगर पास्ट की ट्रांजैक्शन में वो हमें कहे लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, तो हमने उसका नाम रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो कहे बजट है, मैंने बैंक को देना है, और बैंक कह रहा है नहीं नहीं किसी से चेक करवा के लाओ, तो अब हम क्या, अब फ्यूचर की इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। बताइए हम फॉरकास्ट के केस में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि लिमिटेड? लिमिटेड। क्लियर हो गई ये बात? इसीलिए जो फॉरकास्ट है उसको रिव्यू की एग्जांपल में हमने, ये लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल में रखा है हमने, रीजनेबल की एग्जांपल में नहीं रखा हुआ। जी नहीं, ये सिर्फ इतना ही मैंने आपको पहले बताया, फॉरकास्ट सिर्फ एक एग्जांपल की हद तक है। जो चीज आपके लिए है, मैंने उसको कितना एक्सप्लेन करना है वो मैं खुद कर लेता हूं। अगर आपको समझ नहीं आया वो पूछें, मजीद एक्सप्लेनेशन आ। फॉरकास्ट में चूंकि फ्यूचर वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको वेरीफाई करना मुश्किल होता है। याद रखें, हमेशा जो ट्रांजैक्शन फ्यूचर पे डिपेंड, आप अगर ये कहें मैं पिछली अटेम्प्ट में मैंने 3 पेपर पास किए, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में 3 पेपर पास करूंगा, ये हमारे लिए वेरीफाई करना मुश्किल है। थोड़ा बहुत हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, आपकी रूटीन का अंदाजा लगा के, कितना पढ़ते हैं, कितनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, अंदाजा थोड़ा, लेकिन ये वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, प्रैक्टिस में ना एक काम बताता हूँ। कुछ हमारे टीम मेंबर्स की प्लानिंग होती थी, कुछ टीम मेंबर को कहा जाता भाई तुम्हारी प्लानिंग हुई है, तुम्हें इस क्लाइंट पे जाना ऑडिट करने के लिए। कुछ को कहा जाता तुमने इस क्लाइंट पे जाना रिव्यू करने के लिए। बताइए कौन खुश होता था? रिव्यू वाला खुश हो, शाबाश। क्यों भला? हाँ, एश्योरेंस कम है, काम भी कम करना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, उसको भी ऑडिटर ही का, उसको भी ऑडिटर ही, अभी यही ज़हन में रखे, उसको भी ऑडिटर ही का। वैसे ज़हन में आता है उसको रिव्यूअर करना चाहिए, लेकिन उसको भी ऑडिटर ही का। अच्छा, यहाँ पे हमने लेवल ऑफ एश्योरेंस तो पढ़ लिया। अब वो हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है चलो ये लिमिटेड एश्योरेंस समझ आ गई, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है समझ आ गई। भाई ये बताओ एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अनसर्टेनिटीज वगैरह होती हैं, शाबाश। सारी मिस स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, इतना टाइम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन है, बिल्कुल ठीक है सारी चीजें, लेकिन हम वो पॉइंट्स शेयर कर लेते हैं, तकरीबन यही पॉइंट है, घुमा फिरा के उसने बताए हुए हैं,
लेकिन एक दफा सारी जो रिसर्च करके उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए ना, हम वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंप्लीट पिक्चर आ जाए। आप लोगों ने जो 2-3 बताए हैं बिल्कुल ठीक पॉइंट बताए हैं, एग्जैक्टली। तो हमारा अगला कंसेप्ट है व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। क्या कंसेप्ट है? व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस, कंसेप्ट समझ रहे हैं? क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकते? ठीक है, ड्यू टू, इसे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इसे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट भी कहते हैं, या इसके लिए कोर्ट स्टेटमेंट भी बोली जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव। किसी भी अल्फाज के साथ आपसे पूछ सकता है, बताओ, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, वो भी यही कंसेप्ट है। दूसरा पूछ सकता है स्टेट सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, वो भी यही कंसेप्ट है। तीसरा पूछ सकता है बताओ व्हाई मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, वो भी यही है। ठीक है, परसुएसिव का मतलब है रीजनेबल, कंक्लूसिव का मतलब है परफेक्ट। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम वन बाय वन, इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब है वो मसले मसाइल जो दुनिया के हर ऑडिट में होते हैं, वो मसले मसाइल जो दुनिया के हर ऑडिट में, ये इस प्रोफेशन के साथ कुछ पैदाइशी मसले हैं, जैसे हमारे साथ भी कुछ पैदाइशी मसले हैं, जैसे हम उड़ नहीं सकते, ये है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन। अब ये इसको इनहेरेंट लिमिटेशन किस लिए नाम दिया कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के, सिर्फ मेरे साथ नहीं है प्रॉब्लम, सबके साथ, सारे इंसानों के साथ। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो दुनिया के हर ऑडिटर को फेस करना पड़ती हैं, हर ऑडिट में होती हैं, उन्हें कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऐसी लिमिटेशन, ऐसे मसले जो हर ऑडिट में इनहेरेंट है, बाय डिफॉल्ट मौजूद है। वो क्या क्या है? पहली एग्जांपल, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। इसको आपने पूरे लाइन को इकट्ठा पढ़ना है। कुछ फ्रेजेस होते हैं, फ्रेज के तौर पे कुछ चीजें यूज होती हैं, आगे चल के टर्म यूज होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। कुछ अल्फाज होते हैं इकट्ठे जोड़ के ना, फ्रेज की शक्ल में हमेशा इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। आपने इसको याद इकट्ठे ही करना है। समझाने के लिए सिर्फ टाइम की एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे बताइए, क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, उसमें कितने पीरियड की ट्रांजैक्शन है? 12 महीनों की। और अगर आपने लॉ पढ़ा है तो बताइए लॉ हमें कितने टाइम में कहता है कि सारा कुछ कंप्लीट करके रिजल्ट का बताना? ठीक है, हाँ जी, 120 डे, तकरीबन 4 महीने या उससे थोड़ा सा कम। तो मुझे बताइए कि क्लाइंट का पूरे साल का काम 4 महीनों में टाइम लिमिटेशन आ गई ना, हम सारे का सारा काम चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हम 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं भला? हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग का मतलब क्या है? सैंपलिंग का मतलब 100% से कम ट्रांजैक्शन चेक करना। सैंपलिंग का मतलब क्या है? कम। अच्छा, अब प्रैक्टिस की एक बात बता रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 50 एरियाज हैं। सैंपलिंग ये नहीं कहती कि 10 एरिया छोड़ दो, 40 को चेक कर लो। सैंपलिंग ये नहीं कहती। एरिया हर एक टेस्ट होगा, क्योंकि मिस स्टेटमेंट किसी में भी हो सकती है। उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है ना, अगर किसी एरिया में 100 ट्रांजैक्शन है तो वो आप 40, 50, 60 चेक कर लें। ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन चेक कर लें और कुछ रैंडमली सिलेक्शन भी कर लें। ठीक है, लेकिन एरिया सारे चेक करने हैं। तो सैंपलिंग का मतलब समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, इससे एक और कंसेप्ट हमें सामने आया। फर्ज कीजिए आखिरी महीना है, मुझे पता चल गया मैं सारा सिलेबस तैयार नहीं कर सकता। मुझे बताइए कौन सी अप्रोच सही है? पहली अप्रोच, सुनिएगा जरा, पहली अप्रोच, फर्ज कीजिए 20 चैप्टर हैं, मैं ऐसा करता हूं 15 याद कर लेता हूं, 5 छोड़ देता हूं। पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच, 20 चैप्टर हैं, 20 के 20 करूंगा। हर चैप्टर में जो कोई बहुत मुश्किल चीज है, जो बड़ा जोर लगाया मुझे याद ही नहीं हो रही, या ऐसी चीज है जो कम अहम है, सिर्फ उसको छोड़ दूं, बाकी सारी चीजें करूं। सेकंड अप्रोच बेहतर है। ऑल एरियाज को कवर करना है, लेकिन हर एरिया के अंदर कुछ आप करें, कुछ ना करें। लेकिन याद रखें अभी हमारे पास टाइम है, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लेना।
रिस्क नहीं है 100%, हम 100% कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। हाँ नहीं एब्सोल्यूट तो फिर भी नहीं है। बराबर, चले ये पहला कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरा कंसेप्ट फ्रॉड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सम टाइम मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया। अच्छा ये जो ना हमने देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, हमने क्या देखना है, मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स हैं। मिस स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ दो तरह की हो सकती है, एक जो अनजाने में की जाए, दूसरी जो जानबूझ के की जाए। जो अनजाने में की जाए उसे क्या कहते हैं, एरर। जो जानबूझ के की जाए फ्रॉड। फ्रॉड हमारे सीनियर हमें बताते हैं तजर्बे की बात कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है एरर की निस्बत। इसीलिए वो कह रहा है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है ना तो इसको डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल होगा। ये समटाइम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए से, समटाइम कोलुजन के जरिए, कोलुजन में मिलजुल के किया जाता है। फ्रॉड जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक और कोलुजन के जरिए किया जाएगा उसे डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। और हमारे नॉर्मल जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं फिर उनसे वो आइडेंटिफाई। दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहली एग्जांपल, अगर क्लाइंट ने 10 लाख का फ्रॉड करना है, ठीक है, 10 लाख के एक एंट्री पास करेगा पकड़ा जाएगा क्योंकि हमारे मटेरियलिटी लेवल से प्रोबेबली ज्यादा होगी। लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो 10 लाख की एक एंट्री पास नहीं करता। हाँ, वो 99,999 रुपए की वो 10 एंट्रीज पास कर लेगा, ठीक है। तो अब ये चूंकि छोटी छोटी बहुत सी ट्रांजैक्शन, आपको पता है हम नॉर्मली स्मॉल अमाउंट्स पे फोकस इतना नहीं करते, तो इसीलिए इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। और दूसरा टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, ठीक है। आपने सर्टिफिकेट पकड़ा दूसरे का, आपको पता है आजकल तो वो आपके मोबाइल में भी वो कैम स्कैनर होगा, पिक्चर ली आपने, ये बिल्कुल रफ आपको बता रहा हूँ, उसको देख के पिक्चर ली, पीडीएफ में कन्वर्ट किया, उसके ऊपर अपना इमेज लगाया, दूसरे का रिमूव करके अपना लगाया, दोबारा प्रिंट निकाले, ले आपका सर्टिफिकेट तैयार। और ये वो है जो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में देखें इससे कहीं ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है, जिसमें कहीं ज्यादा एक्यूरेसी हो सकते हैं। तो इसीलिए जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक कोलुजन करेंगे, कोलुजन का मतलब मिलजुल के, तो उतना ही फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लोग एक दूसरे का झूठ में साथ देते हैं। एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा आपने कहा, मैंने भी क्वेश्चन पूछा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट की है कि फ्यूचर की बनती है? उसमें 95% पास्ट की ट्रांजैक्शन होती हैं, 5 to 10% फ्यूचर की भी होती हैं। नहीं लाइबिलिटीज नहीं, लाइबिलिटीज आप इनकर कर चुके हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट फ्यूचर का एक्सपेंस है, प्रेडिक्ट अभी कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर वारंटी, पेंशन लाइबिलिटीज, ग्रेजुटी, शाबाश, डेप्रिसिएशन, वो भी एग्जैक्ट अमाउंट तो फ्यूचर में कंफर्म होगी। ये सारे एस्टिमेट। तो याद रखें एस्टिमेट्स जिस सिंपल रूल है, जिस एरिया में एस्टिमेट्स होंगे उनमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा क्योंकि उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट या वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो जितने ज्यादा एस्टिमेट्स उतना ही रिस्क भी ज्यादा है कि हम उसकी ठीक कैलकुलेशन, ठीक वेरिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, कोई ना कोई गलती रह जाएगी। आगे चल, जजमेंट्स इन ऑडिट। अकाउंटिंग में और ऑडिट में जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप अकाउंटिंग करते हैं, किसके मुताबिक करते हैं, किस किताब को सामने रख के फॉलो करते हैं? IFRS। ऑडिट के लिए भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें कहते हैं ISAs। मुझे बताइए कि आपके IFRS में हर अकाउंटिंग मसले का हल है, हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया गया है? नहीं। उसमें यह तो बताया गया है IS2 में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन FIFO वेटेड एवरेज से करनी है, वो कैलकुलेशन करनी नहीं सिखाई। IS16 में यह तो बताया है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग वगैरह के जरिए, कैलकुलेशन नहीं सिखाई। तो याद रखें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये फ्रीक्वेंट सिचुएशन को तो कवर करते हैं, हर सिचुएशन को नहीं। और अगर हमें प्रैक्टिस में कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए जो स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई तो हम क्या करते हैं? जजमेंट अप्लाई करते हैं। और बताइए क्या जजमेंट हमेशा सही साबित होती है? दो
क्रिकेट टीम में 2 लोग टॉस हुई, जिस बंदे ने टॉस जीता वो जजमेंट अप्लाई करता है पहले क्या करना है मैंने, ठीक है। क्या ये जजमेंट हमेशा सही साबित होती है? नहीं, टॉस जीतने वाले मैच हार भी जाते हैं। तो इसीलिए जजमेंट कैन बी फॉल्टी। ऑडिट में जजमेंट, अगर जजमेंट ना होती, हर सिचुएशन स्टैंडर्ड में कवर की गई होती, तो हम उसके मुताबिक ही काम करते हैं और एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल जाती। लेकिन चूंकि हम अपने ऑडिट में जजमेंट्स अप्लाई करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ एरियाज के ऊपर हमें अपनी अकल लगाना पड़ती है और हमारी जजमेंट्स गलत भी हो सकती हैं। एग्री करते हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हो सकता है क्लाइंट हमें इंफॉर्मेशन ही ना दे। क्लाइंट ने अगर कहा उसकी 200 ब्रांचेज हैं, उसने मैं कहा मेरी तो 190 ब्रांचेज है, 10 ब्रांचेज के बारे में बताया ही नहीं, तो जिनके बारे में जो क्लाइंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं? तो समटाइम क्लाइंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, अच्छा अगर हमें शक है क्लाइंट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, सीएफओ के घर की तलाशी ले सकते हैं, उसकी जेबों की तलाशी ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? हमारे पास लीगल पावर नहीं है। तो क्लाइंट, अगर हमें समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन वो हमें कहता है इंफॉर्मेशन नहीं है, पता होने के बावजूद हम उसे जबरदस्ती इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं? नहीं निकलवा सकते हैं। हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है। ये पावर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास तो है, पुलिस के पास तो है, लेकिन ऑडिटर के पास नहीं लीगल। अच्छा मुझे जरा फिर सोच के बताइए, अगर हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है, हमें क्लाइंट को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा और वो इंफॉर्मेशन हम जबरदस्ती भी नहीं निकलवा सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? शेयर होल्डर को बता देंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे, फिर वो ओनर जाने, शेयर होल्डर जाने और मैनेजमेंट जाने। और कैसे बताएंगे शेयर होल्डर को? रिपोर्ट के अंदर। शाबाश, क्लियर हो गया? नो लीगल पावर टू सर्च। कौन सी रिपोर्ट? रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। वो तो एंड में देंगे। हाँ तो नहीं, ये भी एंड में बताएंगे। जिस तरह मिस स्टेटमेंट अगर हो तो हम क्लाइंट को मौका देते हैं कि ठीक कर लो, उसी तरह अगर हमें क्लाइंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ना, तो भी हम फौरी नहीं शेयर होल्डर को बता देते, उसे मौका देते हैं टाइम ऑडिट के एंड तक। अगर एंड होने से पहले पहले इंफॉर्मेशन दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर एंड तक भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं सर जी बाकी चीजें तो हमने चेक कर ली हैं और वो ठीक है, ये इस चीज की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, इसलिए इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते ये सही है कि गलत है। अब आप जाने और ये लोग जाने। वो फिर उनके कान खेलने कहते तुम लोगों को इसलिए रखा था कि तुम चेकिंग में कोऑपरेट ना करो। लड़ाई क्या, वो निकाल भी देते हैं। समटाइम सीएफओ सीईओ को जॉब से भी निकाला जाता है अगर ऑडिटर ऐसा की कंप्लेन कर दे। ये वैसे बताने में और सुनने में छोटा सा मसला लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस में बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है इसका। जी लीगली बाइंडिंग है भाई, मेरी जिम्मेदारी है ना आपको सारा सिलेबस कवर करवाना है, नहीं करवाता क्या कर लें जो करना। ऐसे बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस में भी उनके ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन मुझे बताइए लोगों के ऊपर जो बाइंडिंग होती है चीजें, क्या वो सारी वैसे ही करते हैं? वो सम टाइम कहते हैं नहीं भाई ये हमने काम नहीं करना, ठीक है। तो हाँ लीगली बाइंडिंग है तो गवर्नमेंट भी एक्शन, शाबाश, गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर लीगल रिक्वायरमेंट्स का, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एससीसीपी ने कहा हुआ है कंपनी का हर ऑफिसर ऑडिटर के साथ कोऑपरेट करेगा, नहीं करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी, और सजा भी अच्छी खासी है, ठीक है। बहरहाल लेकिन सम टाइम वो फिर भी आपको पता है भाई फांसी से ज्यादा क्या सख्त सजा होगी, लेकिन फिर भी लोग फांसी वाले काम करते हैं ना। आगे चलें। इनहेरेंट लिमिटेशन क्लाइंट्स इंटरनल, मुझे बताइए क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी परफेक्ट होता है? उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल रह ही जाते हैं ना। कल पढ़ा था हमने, कभी परफेक्ट नहीं होता। तो हमारे ऑडिट में जो मसले मसाइल रह जाते हैं, अगर ये उन्हें हमने नाम दिया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, तो उसी तरह क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी मसले मसाइल नहीं होंगे, उनको क्या नाम देंगे? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और मुझे एग्जामिनर कमेंट याद आ गया है,
उसने क्वेश्चन में पूछा था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, स्टूडेंट सारा ये लिखा है, क्योंकि ये चीज ज्यादा याद की हुई थी। जो चीज शुरू में याद की गई हो ना वो ज्यादा पक्की होती है माइंड में, तो स्टूडेंट समझ आता है एग्जाम में उसने वही पूछा, और जो एंड में याद की होती है वो कच्ची पक्की होती है, और एग्जामिनर को भी पता होता है, इसलिए जब वो पेपर सेट कर रहा होता है ना तो एंड वाले टॉपिक्स में से बाजुकात ज्यादा पूछ लेता है, एंड से पढ़ाना शुरू कर। अच्छा, इसलिए हमने अपने टॉपिक्स की तरतीब थोड़ी बदली हुई है, आई क्या आपकी बुक की और हमारी बुक की तरतीब, बहरहाल नहीं, लेकिन वो ग्रिड को फॉलो करता है, ग्रिड को फॉलो करता है, इसलिए हम ग्रिड के मुताबिक अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। चलिए, इनहेरेंट लिमिटेशन क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ आ गया, लेकिन ज़हन में रखिएगा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट और चीज है, इंटरनल कंट्रोल और चीज। ऑडिट के पढ़ा दिए, इंटरनल कंट्रोल के भी पढ़ाए नहीं, लेकिन ज़हन में रखिएगा है कोई चीज। और स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम क्लाइंट को पूछे, बैंक ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना, खास तौर पर वो बड़े बिजी होते हैं, हम उनसे कहते हैं हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो कहता है सर क्लाइंट के पहले चेक क्लियर करें कि आप वो चेक छोड़ के आपको इन्फॉर्मेशन दे, हम कहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन दे, वो कहते हैं अच्छा ठीक है 5 बजे के बाद आइएगा। तो बाज़ का स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना बिजनेस भी साथ चलाना है और ऑडिट भी साथ चलाना है, बिजनेस होगा तो ऑडिट होगा ना, बिजनेस को सैक्रिफाइस कर दिया तो ऑडिट किस चीज़ का होगा। तो सम टाइम अवेलेबल नहीं होता स्टाफ, जिसकी वजह से डिले हो जाता है। क्लियर? हाँ, लेट सीटिंग होती है, वो लेट सीटिंग की एक वजह ये भी है, बड़ी वजह उसकी हमारी अपनी हरकतें होती हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि सम टाइम स्टाफ जो है वो ऑफिस टाइमिंग में इतना अवेलेबल नहीं होता। जी चलिए, क्लियर हो गया ये। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो क्विकली जरा बताइए कितने लेवल ऑफ एश्योरेंस है? तीन। कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं? रीजनेबल में कौन सा डिफाइन करें? रीजनेबल इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, विच इज एक्सप्रेस्ड इन, दैट इज इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। लिमिटेड एश्योरेंस moderate, which is expressed in negative, that is nothing has come to our attention that has believed that financial do not give true and fair। चले absolute assurance, why absolute, भाई ये तीसरी वाली, why absolute assurance cannot be provided? रटा लगा रहेंगे आज आके, पक्की बात है, शपथ। कल आपको ये 8 की 8 से याद होनी चाहिए, क्लियर है? चलिए, अच्छा अब जरा जल्दी से किताबें कर दे बंद, और फिर उसके बाद हम अपना थोड़ा सा ऑनलाइन टेस्ट करते हैं 90 मीटर। बिल्कुल या ऐसा करें, पहले केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लें, उसके बाद टेस्ट की तरफ जाते हैं। पास कीजिएगा 1 मिनट जी। चलिए, आज के लेक्चर से रिलेटेड पास्ट पेपर के 1-2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी पहला क्वेश्चन ये है हमारा ऑटम 2017 अटेम्प्ट है, कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट लैंग्वेज समझ आ रही है आपको, यानी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अच्छा, एंगेजमेंट लेटर आपको पता है क्या है? बताया था स्टार्ट में, जो क्लाइंट के साथ एग्री करते हैं। सेंड टू रूफ लिमिटेड कंपनी है, मिस्टर अजीज असलम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आरएल। अजीज असलम जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव है, हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, अंडरलाइन कीजिए इसको, उसने हमें रिक्वेस्ट की है एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करें इन द ऑडिट रिपोर्ट। पहले बताएं टर्म समझ आ रही है ना, एक एक टर्म चलें। रिक्वायर्ड ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी 4 रीजन, 4 को अंडरलाइन करें। कितनी हमने कितनी याद की हैं? उसने कितनी पूछी? तो कितनी बताऊं? 5 या 6, 1-2 एक्स्ट्रा बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टाइम हो। Why the above request cannot be complied with? Inherent limitation, समझ लग गई? Inherent limitation पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा, उसने कहा है ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट रिप्लाई, लाजमी नहीं लेटर फॉर्मेट में लिखना है, याद रखें, पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेटर फॉर्मेट, इसमें उसने लेटर फॉर्मेट पूछ, एक तो क्लियरली पूछा ही नहीं हुआ उसने लेटर फॉर्मेट।
और अगर कभी किसी क्वेश्चन में लेटर फॉर्मेट पूछा भी हो ना, तो याद रखिए उसका आधा या ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर होगा। इसमें स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो गया, वापस आके कहने लगे सर हमें तो लेटर फॉर्मेट आता ही नहीं था, हमने सीधा कर रहे हैं, तो हमें कोई नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं, सारे नंबर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर काटेगा फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट जो है ये इंग्लिश वाला कम्युनिकेशन का टॉपिक है, कंसेप्ट ऑडिट का नहीं है। अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम भी देखें ना तो इसके मार्क्स हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आगे चलें। नहीं कोई नहीं है, यही बताया, कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमने लेटर फॉर्मेट नहीं सीखना। हाँ जी, ये वाले पॉइंट्स, ये जो हमने पढ़े हैं, व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो बताना ये चाह रहा हूं कि अगर कभी आपसे लेटर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे भी ना, अगर आपको लेटर फॉर्मेट आता है तो फॉलो कर ले, नहीं आता तो 1% भी परेशान नहीं होना। फॉर्मेटिंग के नॉर्मली मार्क्स नहीं होते हैं, हो भी तो ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब क्या कह रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन एश्योरेंस क्लाइंट। नहीं 3 नंबर है तो मेरे ख्याल तीनों लिख दूं मैं। 2 कौन कौन से? रीजनेबल और लिमिटेड। शाबाश। अच्छा मुझे बताइए वो ड्राफ्टिंग लिखनी है कि नहीं? दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, नथिंग एल्स। अच्छा लेकिन एग्जाम्पल से मुराद ड्राफ्टिंग नहीं है, ड्राफ्टिंग तो उसका पार्ट है, एग्जाम्पल से। हाँ तो ये आप बताइए, हाँ बताइए लिमिटेड एश्योरेंस की क्या एग्जाम्पल्स हैं? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल और कैश फ्लो फॉरकास्ट, शाबाश, या कोई भी फॉरकास्ट। और रीजनेबल एश्योरेंस की ऑडिटर, शाबाश, बस ठीक है इसके लिए। अब अपना मोबाइल सामने रखें, जल्दी से मोबाइल सामने रखें, पास कीजिएगा 1 मिनट के लिए। ये हाँ जी हो गया बट ठीक है। अच्छा ये मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में से ना 2 चुन के सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसमें और भी क्वेश्चन है तो वो मैंने नहीं करवाए। वो किसने करवाने हैं? हाँ वो किसी ने नहीं करवाने, वो आपने खुद करने हैं। हाँ उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने डिस्कस कर लेना मेरे से। अच्छा आप जल्दी से वो menti.com पे जाइए, मैं कोड आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले भी हो जाएगा, कोड बता रहा हूँ, कोड नोट कर लें। 2609 0130 260, बस आ गया ऊपर देखना है, 2609 0130 पे पहुंच गए हैं। बस ठीक है, 2609 0130। बस स्टार्ट करने लगा मैं। सात क्वेश्चन है आज, टॉप 5 50 रुपीज। टॉप 10 20 रुपीज ईच, ठीक है। भाई पहुंच गए हैं, चलिए। राइज आईडी आपने लिख लेनी है। भाई ना ये आईडी लिखना, आ तो गए हो, किसका ज्वाइन नहीं हुआ दिखाएं? हो गया, अच्छा चलिए ठीक है। 75 80 स्टूडेंट, बस ठीक है, स्टार्ट करने लगे जी। हाँ इसमें डाले ना, ये हेल्प कीजिए इनकी। चलिए स्टार्ट करने लगे हम। पहला क्वेश्चन,
कैश फ्लो फॉरकास्ट पे कौन सा टाइप ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? शाबाश, लिमिटेड एश्योरेंस। नहीं बोले ना यार, गलत भी ना बताएं। वो स्टूडेंट सोच रहे होते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्बेंस होती है। हाँ जी, लिमिटेड एश्योरेंस। अब अबे एब्सोल्यूट वाले को खुदा का हो करें, कलब के मर गया, मर्जी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा आपके सामने। Which type of insurance can never be provided to any client? जी चलें, ये तसल्ली हो गई मुझे। आगे चल रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। Good. Difference between assurance engagement and audit engagement. 50 रुपए दिए थे, हाँ उधार किए, 50 रुपए उधार किए थे, हाँ ठीक है, शाबाश। नहीं ये भी टी आ जाता है जी। तो बेसिकली ऑडिट एंगेजमेंट इंश्योरेंस एंगेजमेंट की एक टाइप है। तो इंश्योरेंस एंगेजमेंट की दूसरी टाइप कौन सी है? रिव्यू। शाबाश शाबाश। जी, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन सा टाइप ऑफ कंक्लूजन होता है? पॉजिटिव बिल्कुल। और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में नेगेटिव होता है। चलिए आगे चलते हैं। कहना ये चाह रहे हैं, आपने बताना है ए और बी दो स्टेटमेंट है, कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। बिल्कुल। तो बताइए ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिटर सारी मिस्टेक में आइडेंटिफाई करता है? नहीं, तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और फिर रिव्यू एंगेजमेंट में नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन दिया जाता है, तो ये ट्रू हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हुई? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Okay. जी, इनमें से कौन से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट नहीं है? जी, डी ऑप्शन। ए बी सी तीनों हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस में पढ़ा है। जो डी है ये इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। जी, किस एस्टिमेट्स में वेरिफिकेशन मुश्किल हो जाती है ना, जहां पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किन एरियाज में एस्टिमेट है, वहां पे रिस्क ज्यादा होगा, वहां पे आपने ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ध्यान से, तो किस में कम ध्यान से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये बताना है। कौन से? रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर ना लीगल। अकाउंटिंग किधर गई? अकाउंटिंग में आप देखते नहीं है, आपने पेंडिंग लीगल केसेस में अंदाजा लगाना होता है कि केस हारेंगे के, बल्कि सबसे ज्यादा एस्टिमेट्स इन्वॉल्व भी इस केस में होता है। और एक और बात बता दूं, आई कैप का फेवरेट यही केस है, लीगल केस। आई कैप का फेवरेट ऑडिट के पेपर में भी, अकाउंटिंग में भी शायद होता होगा, वो आया 1037 में पूछा आया 30, ऑडिट में सबसे अहम यही है। चलिए जी, टॉप पोजीशन होल्डर्स। अच्छा आपने ना ये जिनकी टॉप पोजीशन, जिनकी टॉप नहीं बाय डिफॉल्ट होगा, जिनकी टॉप पोजीशन है वो अपना स्क्रीनशॉट सेव कर लें, स्क्रीनशॉट सेव कर लें। प्राइस वो ये प्राइस कल डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्क्रीनशॉट सेव कर लें 1 2 3 4 5 वाले प्राइस इंशाल्लाह कल डिस्ट्रीब्यूट। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।